आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो जैसा कि हम अभी स्वास्थ्य की खोज में निकले हुए थे, तो स्वास्थ्य की खोज में हमारी टीम पहुंची थी श्री साईं हॉस्पिटल, जो सिवान का एक फेमस हॉस्पिटल है। और यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रामेश्वर कुमार, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और उन्हीं के हॉस्पिटल में देखा जाए तो अभी एक जनरल फिजिशियन हैं श्री साईं हॉस्पिटल में ही, अरविंदर मुखर्जी, जो खुद यहाँ पे जनरल फिजिशियन के नाते जो भी बीमारियाँ आती है उसका इलाज इन्हीं के माध्यम से इस हॉस्पिटल में किया जाता है। तो इनसे हम बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा कोरोना वॉरियर्स को लेकर, और फिर जो ओमिक्रॉन आने वाला है उसको लेकर, क्योंकि कोरोना के तीसरा वेव है और तीसरा वेव ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो सेकेंड वेव आया था उससे भी खतरनाक ये तीसरा वेव होगा। तो कहीं ना कहीं जनता को सतर्क रहने की जरूरत है और मास्क और सैनिटाइजर का समय समय पर उपयोग भी करना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले सर से हम परिचय कराते हैं। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, पहले जैसे कि आप तो सिवान से बिलोंग नहीं करते, लेकिन सिवान की जनता को आप बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स आपको। धन्यवाद। एक्चुअली मैं बेसिकली टाटा नगर को बिलोंग करता हूँ। तो टाटा नगर जहाँ मेरा जन्म हुआ है वो एक टाइम पे बिहार का ही हिस्सा था, अभी तो अलग हो गया है, बिहार झारखंड। तो मतलब देखिए, कहीं के भी हो तो है तो हम हिंदुस्तानी ही। सही बात है। तो हिंदुस्तानी सब एक ही जैसे हैं। एक चीज है कि सर के अच्छे इलाज के लिए देखा जाए तो इंसान दर दर भटक रहा है। बिल्कुल। पटना, गोरखपुर, लखनऊ और दिल्ली, वहां तक का सफर हम लोग तय करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि आप उतना दूर से पढ़ाई करके आप सिवान के जनता के सेवा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो साईं हॉस्पिटल है, ये निश्चित ही जो भी मरीज यहाँ आता है तो उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जगती है, क्योंकि और हॉस्पिटल की पहचान और साईं हॉस्पिटल की पहचान एक अलग तौर पे की जाती है, क्योंकि समाज सेवा व्यू से भी यहाँ पे बहुत सारे कार्य होते हैं। तो सर, आप पहले अपना इंट्रोड्यूस करा दीजिए हमारी जनता को, कहाँ से अपना डिग्री लिया है, कहाँ से पढ़ाई आप की है सर? मेरा नाम डॉक्टर अरविंदर मुखर्जी है। मैंने MBBS किया है 2010 में और MD मैंने 2013 में कंप्लीट की। मैं महाराष्ट्र में था, मेरे MD भी वहीं से हुई है। उसके बाद मैं यहाँ आया सिवान में डॉक्टर रामेश्वर सिंह से मेरी जान पहचान हुई और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि बहुत दिन से मैं यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं सिवान के बारे में बताना चाहूँगा, सिवान में जागरूकता की बड़ी कमी है। सिवान में खासकर मैं दिन में काफ़ी पेशेंट्स देखता हूँ शुगर BP के। तो सिवान में शुगर BP को बहुत एक छोटा बीमारी माना जाता है और हम लोग मेडिकल में शुगर को स्लो पॉइजन बोलते थे कि मतलब धीरे धीरे आपका बॉडी को खा जाएगा। यहाँ पे अक्सर लोग ये करते हैं कि शुगर के लिए एक डॉक्टर को दिखा लिए और सालों साल वही दवाई चल रही है। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसा ना करें। आपको जो दवाई लिखा गया है वो उस टाइम का शुगर का रिपोर्ट के हिसाब से लिखा जाता है, उसके बाद डॉक्टर से फॉलोअप कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा और एक चीज़ बताना चाहूँगा अपने हॉस्पिटल के बारे में, साईं हॉस्पिटल के बारे में। बहुत शायद लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये एकमात्र हॉस्पिटल है जो 24 घंटा खुला रहता है। यहाँ पे ICU, वेंटिलेटर सबकी सुविधा है। हम लोग सारे क्रिटिकल केसेस देखते हैं। ठंड में खास करके हार्ट और फेफड़े की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये सभी केसेस भी एनी टाइम, किसी भी टाइम आप लोग साईं हॉस्पिटल आ सकते हैं। 24 घंटा यहाँ पे इलाज होता है और ज़रूरतमंदों का भी इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि पैसे की वजह से किसी को घुमा दिया जाता है, या आयुष्मान से भी इलाज होता है। तो सर, एक चीज़ देखा जाता है कि हमारा जो समाज है शुरू से ही डॉक्टर के अंदर एक भगवान का रूप दिखता है, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो भगवान के योग्य हैं। निश्चित ही मतलब भगवान वाला जो कर्म होता है वो डॉक्टरों के माध्यम से देखने को मिलता है सिवान जिला में। तो लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टरी का जो अर्थ होता है, जो डॉक्टर का जो गरिमा होती है, उसको शर्मसार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो साईं हॉस्पिटल की पहचान एक अलग तौर पे की जाती है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कोरोना। और कोरोना का जो तीसरा वेव आ चुका है, दस्तक दे चुका है बिहार में और खासकर सिवान में भी, क्योंकि 2-3 दिन पहले सिवान में देखा जाए तो 25 से ज़्यादा मरीज एक ही दिन में मिले थे। तो क्या सावधानियां बरतना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ठंड का मौसम है, इसका भी बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से भी कोरोना फैल रहा है। तो क्या क्या सावधानियां बरत के हम लोग इससे मुक्ति पा सकते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये चीज़ आम जनता के लिए भी, ये चीज़ मेरे सभी दोस्तों के लिए भी। देखिए, कोरोना से कम 2 साल 3 साल तक छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वेरिएंट्स आते रहेंगे, वेरिएंट्स बढ़ते रहेंगे और वेरिएंट्स आते रहेंगे। ये म्यूटेड वायरस है, ये कैसे वेरिएंट्स बना रहा है ये बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। दिक्कत हम लोग के क्या होती है कि जब वेव आता है तभी हम लोग सावधान होते हैं। जैसे ही थोड़े केसेस कम होने लग जाते हैं हम लोग फिर लापरवाही करने लगते हैं। ये कोरोना भी लापरवाही के वजह से ही फैला था। अगर हम लोग अभी से सावधान हो जाए तो केसेस और कम होने लगेंगे। केसेस लापरवाही के बारे में दिन रात फैलते जा रहा है। पहले अल्फा आया, फिर डेल्टा आया, अभी ओमिक्रॉन आया है। ओमिक्रॉन के लक्षण भी सेम टू सेम ही है।
मगर इसमें गले खराश थोड़ा ज़्यादा होता है और ये काफ़ी मतलब मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। डेल्टा में जितना कम मल्टीप्लाई हो रहा था इसमें ज़्यादा हो रहा है। मगर इसमें एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें जो फेफड़े की दिक्कत हो रही थी, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा था, वो अभी फिलहाल कम है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आगे वो बढ़ नहीं सकता है। अगर हम लोग सावधानी रखें तो शायद वो नहीं बढ़ेगा, मगर अगर हम लोग सावधानी नहीं रखें तो ये भी पहले बार जैसा फेटल हो सकता है। तो सर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई ज़्यादा हो रहा है, तो मल्टीप्लाई जब ज़्यादा होगा तो ये मान लिया जाए कि जो सेकेंड वेव था उससे खतरनाक ये थर्ड वेव हो सकता है। अभी देखिए, अभी तक सेकेंड वेव में दिक्कत ये थी कि वो मतलब इतना जल्दी आपके फेफड़ों को अफेक्ट कर रहा था कि ना ही आपके पास ना ही डॉक्टर्स के पास टाइम होता था कि आपको बचा पाए। और पिछले बार ऑक्सीजन का स्कैरसिटी, बेड का स्कैरसिटी हम लोग ने देखा कि किस तरह बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रहा था। तो उम्मीद यही है कि इस बार शायद वो ना हो। मगर देखिए, डॉक्टर्स और सरकार आपकी मदद तब तक कर सकते हैं जब तक आप अपना मदद खुद करें। अगर आप खुद मतलब सावधानी नहीं बरत के नियमों का पालन ना करके आप बैल मुझे मार वाला सीन करेंगे तो भाई दिक्कत तो होगा ही। कहने का मतलब यही है कि इसका मेन उपाय ही प्रिवेंशन है। कोरोना का दवाई क्या है आजकल सबको मालूम है, क्या करना है ये सबको मालूम है, बशर्ते हम वो चीज़ करें। नियम का पालन अभी भी करना है। आप अपना सुरक्षा देखेंगे तो आपसे 9 लोग और प्रोटेक्टेड होंगे। आप अपना सुरक्षा नहीं देखेंगे तो आपसे और 9 लोग अफेक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सर एक चीज़ है कि जो वैक्सीन ले चुके हैं तो क्या उन पे इनका थर्ड वेव का इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, वैक्सीन का एक इम्यूनिटी रहता है, ठीक है। वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना आपको अफेक्ट नहीं करेगा। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना आपको अफेक्ट कर सकता है, मगर जो कोरोना का डर होता है, कोरोना का जो स्केरसिटी होता है, कोरोना का जो इफेक्ट होता है, वो वैक्सीनेटेड लोगों में कम हो जाती है क्योंकि इम्यूनिटी आपको वो दे देगा। ओमिक्रॉन ज़्यादा करके उन लोग को ही इफेक्ट कर रहा है जो वैक्सीन नहीं लिए हैं, जो कोई दूसरे कोमॉर्बिडिटीज़ में हैं, जैसे शुगर, बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम। तो ये सब लोगों को और सावधान रहनी चाहिए। और मैं तो लोगों से अभी भी अपील करूंगा कि वैक्सीन ले लें, वैक्सीन से डरे नहीं। वैक्सीन एक जीवनदान के रूप में आया है, इसको ज़रूर स्वीकार करें। तो एक चीज़ है कि सर मान लेते हैं कुछ और भी रीजन है कि जैसे देखा जाता है कि बच्चे हो गए जो 15 साल से अब उन लोगों का वैक्सीन लग रहा है, और 15 साल के जो नीचे उनका वैक्सीन नहीं लगा है अभी तक, तो क्या माना जाए कि उन लोगों पर ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है क्योंकि उन लोग इम्यूनिटी पावर उतना तगड़ा होगा? देखिए, जो एक बॉडी की इम्यूनिटी पावर रहता है वो सबसे स्ट्रांग रहता है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है इम्यूनिटी पावर कम होती जाती है। अभी 15 साल का जो नीचे के लोग होते हैं उनमें शुगर, बीपी, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोग की प्रॉब्लम्स और डेवलप हो जाती है जो हम लोग की इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है। अभी तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है या डोसेज तय नहीं किया गया है, मगर जिन लोगों के लिए भी डोसेज तय किया गया है, मैं लोगों के लिए अपील यही करूँगा कि आके वैक्सीन ले लें, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा नहीं है। और दिक्कत यही हो रहा है कि वैक्सीन जिनको नहीं लग रहा है वो हॉस्पिटलाइज ज़्यादा हो रहे हैं, उनमें सीरियसनेस का इशू ज़्यादा हो रहा है। तो एक चीज़ है कि सर कि ये कोरोना जो है वायरस, ये करीब 2 साल हो गया, 2 साल से आया हुआ है, लेकिन इसके पहले भी लोगों को मौसम जब जब चेंज हुआ है तब तब उसका इफेक्ट दिखाई देता है व्यक्ति पे। सर्दी खांसी ये सब आम बातें होती हैं मौसम बदलने के साथ, और अभी ठंड का मौसम है जिसमें ये सब बीमारी होती हैं। तो क्या माना जाए कि जो सर्दी खांसी से अगर व्यक्ति कोई पीड़ित है तो क्या गारंटी है कि उसमें लक्षण कोरोना हो सकता है? देखिए, सर्दी खांसी नॉर्मल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। मैं फिर ये रिपीट करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक सर्दी खांसी बुखार कोरोना ही हो। मगर आपको अगर ये लक्षण 3 दिन के ऊपर दिख रहा है और आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं मेरा सिम्टम्स बढ़ते जा रहा है, मुझे खांसी स्टार्ट हो गई है, मेरा दम फूलने लगा है, मेरा बुखार नहीं उतर रहा है, तो कोई हानि नहीं है टेस्ट कराने में। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक सर्दी खांसी कोरोना ही है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोरोना पेशेंट को सर्दी खांसी होते ही नहीं, अलग ही सिम्टम्स हो जाते हैं। इसका कोई पेटेंट सिम्टम नहीं है कि सर्दी खांसी बुखार है। बहुत बार होता है कि लूज मोशंस होता है, नॉर्मल बुखार आएगा, लूज मोशन होगा, मगर जब उसको टेस्ट किया गया तो कोरोना निकला। तो सर एक चीज़ है कि आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग जो गाइडलाइन दीजिएगा, जो दिशा निर्देश दीजिएगा, जनता उसको बखूबी ईमानदारी से फॉलो करती है। तो आप बताइए कि अभी ठंड का मौसम है और कोरोना का थर्ड वेव भी आ चुका है, तो इसमें कैसे पोषक तत्वों को हम लें ताकि मेरा इम्यूनिटी पावर कायम रहे, और कैसे मतलब पानी का सेवन करें
और कौन कौन सा चीज को सेवन करके हम इन चीज से निजात पा सकें? देखिए, अभी कोरोना का मेडिसिन, कोरोना में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या इम्यूनिटी पावर मतलब फूड्स होने चाहिए, ये मुझे लगता है कि इंडिया के हर एक आदमी को ये चीज़ पता होगा, क्योंकि इतने मीम्स व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इतने मीम्स आए हैं कि अगर मैं फिर वही चीज़ रिपीट करूंगा तो कोई शायद इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, क्योंकि सबको पता है। ये सब खा रहे हैं, विटामिन सी लोग खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ जो लेना चाहिए सब खा रहे हैं। मगर अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर हम अपने इम्यूनिटी कैसे डेवलप करें, तो मैं उनको सलाह एक ही चीज़ देता हूँ, आप इम्यूनिटी तो डेवलप कर रहे हैं आपका, मगर जो चीज़ आपको मेन करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। आप इम्यूनिटी डेवलप करके क्या करिएगा जब आप बिना मास्क का घूम रहे हैं? क्या फायदा होगा? आप अपने को इफेक्ट करेंगे, आपके चलते और 10 लोग इफेक्ट होंगे। तो अपने को बचाइए, मेन मास्क रखिए, दूरी बना के रखें। मास्क मेन चीज़ है, मास्क वगैरह, सैनिटाइजेशन। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग को अभी ये सब चीज़ पता है, हम लोग को तो बहुत साल से ये चीज़ पता है। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइजीन सबको मेंटेन होनी चाहिए, करनी भी चाहिए। खाली सरकार के बोलने से आप मास्क लगाएंगे, सरकार अगर स्ट्रिक्ट होने लगे, फाइन लगाने लगे तभी आप मास्क लगाओगे, ये तो कोई समझदारी नहीं हुआ ना। यानी सर मिला जुला के देखा जाए तो सबसे बड़ा इलाज है कोरोना से बचने का मास्क, सैनिटाइजर और मतलब वैक्सीन। बिल्कुल, ये 3 तरीके हम अपना के कोरोना से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर नया साल आ चुका है, 2022 का आगाज भी हो चुका है और 2 दिन के बाद देखा जाए तो मकर संक्रांति भी आने वाला है और गणतंत्र दिवस भी आने वाला है। तो आप भी सिवान की जनता को, जो जनता आपको सिवान में जगह दी, आपके नाम को सिवान की जनता जान रही है, तो उस जनता को आप भी नए साल का, मकर संक्रांति का और गणतंत्र दिवस के शुभकामनाएं दे दीजिए। मैं अपने सिवान के हर एक भाई बहन सबको, बुजुर्ग सबको गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति की बेहद बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं यही प्रे करूँगा कि मकर संक्रांति में, गणतंत्र दिवस में आपके घर में कोई भी कोरोना से इफेक्ट ना हो। बस फिर एक ही अपील करना चाहूँगा कि अगर आप अपने आप का सिक्योरिटी का पालन करते हैं, सेफ्टी का पालन करते हैं, तो आपके चलते और 10 लोग सेफ हो जाएंगे। बस ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्री साईं हॉस्पिटल के जो जनरल फिजिशियन है अरविंद मुखर्जी, और ऐसे तो ये झारखंड से पढ़ाई करके आए हुए हैं और ये जो इनका जो प्रैक्टिस था वो महाराष्ट्र से भी ना किया सर। हाँ, महाराष्ट्र में ये प्रैक्टिकल करके यहाँ पे आए हैं सिवान की जनता के लिए। तो ये बहुत दुर्भाग्य, सौभाग्य माने इसको, दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य माने सिवान की जनता कि उनको ऐसा डॉक्टर मिले हैं जनरल फिजिशियन के रूप में। तो आप आइए यहाँ पे, किसी बीमारी से ग्रसित है तो निश्चित ही आपको निदान मिलेगा।